Hello everyone, welcome you all in the Phoenix classes. In the previous class, we all have already discussed about the process of spermatogenesis, oogenesis, structure of sperm and ovum. In today's class, we are going to discuss about the menstrual cycle. Basically, there are two cases in the female reproductive tract. If a sperm cell will come, then the fertilization will take place and zygote formation, and then so on the pregnancy will take place. And the second case is what? When the sperm cell will not come, then female body goes through a cycle which is considered as the menstrual cycle. So today we are going to discuss about that only. So first of all, we are going to discuss what is menstrual cycle. This is nothing. This is what the reproductive cycle in the female body, where the female body goes through the rhythmic changes. ठीक है, कैसे हम define कर सकते हैं? This is what the rhythmic change occur in the reproductive organs of female body. In basically what? In the primates. प्राइमेट्स में ही जनरली क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जबकि हम जानते हैं नॉन प्राइमेट्स जो हैं उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता बल्कि ईस्टर साइकिल होता है, जिसमें जो इंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो क्या हो जाती है? सीज हो जाती है, अंदर ही अंदर सूख जाती है, वो बाहर सीक्रेट आउट नहीं होती है. बट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक तरीके से क्या है? प्राइमेट्स का. तो प्राइमेट्स जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं भाई? उनकी बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है. दैट मीन्स उनकी बॉडी इस रिदमिक चेंज से होकर के गुजरती है, जिसका प्रोसीजर अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. बेसिकली दैट मेंस्ट्रुअल साइकिल लास्ट फॉर 28 to 29 डेज. इसकी एवरेज वैल्यू क्या है? 28 to 29 डेज, जो कि चेंज भी हो सकते हैं. इट कैन बी वेरी, इट डिपेंड्स ऑन द फीमेल बॉडी, देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू, हार्मोनल बैलेंस इम्बैलेंस, उस पर डिपेंड करता है कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेट्स जो है वो आगे पीछे जो है वो हो सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द ड्रग्स कंज्यूम बाय द फीमेल, दैट मीन्स वो मेडिसिन पे है क्या है, तो हार्मोनल चेंजेस आते हैं. सो एज पर दैट इट कैन बी चेंज. चलिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है बेसिकली जब भी फीमेल बॉडी में स्टार्ट होती है उस फेज को हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं मेनार्च. क्या बोलते हैं हम? मेनार्च. सो लेट अस go through the definition. First of all, menarche क्या है भाई? The first flow of, we can write the first flow of menstrual cycle का जो first flow है, the first flow of menstrual in the female body during puberty is considered as the menarche. menarche क्या है भाई? जो first flow है किसका? menstrual का. that means What? जो इंडोमेट्रियम है उसका ब्रेकडाउन जो है उसी को हम क्या बोल रहे हैं? जो फर्स्ट टाइम ब्रेकडाउन हो रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं? मेनार्च बोल रहे हैं. एंड देन दैट मेनार्च टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्यूबर्टी. और प्यूबर्टी जो है वो कब स्टार्ट होती है फीमेल में? एज वी ऑल नो 11 to 13 ईयर ओल्ड एज में. इस समय क्या हो जाता है? फीमेल बॉडी में मेनार्च हो जाता है. दैट मीन्स यहाँ से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है. देन आफ्टर वी हैव टू गो थ्रू वन मोर डेफिनेशन, दैट इज व्हाट? द मीनोपॉज. मीनोपॉज क्या है भाई? मीनो मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल है और पॉज मतलब स्टॉप होना, रुकना. ठीक है, ये एक पीरियड है फीमेल बॉडी में लाइफ साइकिल का, जिसमें क्या होता है? उसकी बॉडी में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या हो जाती है? सीज हो जाती है, बंद हो जाती है, स्टॉप हो जाती है. उसी को हम क्या बोलते हैं? मीनोपॉज. पॉज मतलब क्या है यहाँ पे भाई? रुक जाए, स्टॉप हो जाए, उसी को हम पॉज कंसीडर करते हैं. तो क्या बताया मैंने? द पीरियड इन फीमेल life when menstrual cycle ceases or we can say stops, that is called as what? The menopause. और basically female body में ये जो menopause है वो कब आता है? That menopause takes place during 45 to 50 year old age. 45 to 50 ईयर्स की जब फीमेल हो जाती है जनरली, तब क्या आ जाता है उनकी बॉडी में? मीनोपॉज आ जाता है. दैट मीन्स उसके बाद उनकी बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है. अच्छा, ये क्यों नहीं होता है? बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों होता है और क्यों 45 के बाद नहीं होता है? इसके पीछे एक ही रीजन है. देखिए, रीजन पहले समझते हैं क्या. हम जानते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है उसमें क्या है भाई? इनर लाइनिंग जो है यूट्रस की वो क्या है? इंडोमेट्रियम से बनी है. और वो इंडोमेट्रियम क्या है? दैट इंडोमेट्रियम इज नथिंग. हमने बात की जो यूट्रस है, उस यूट्रस की जो इनर लाइनिंग है, दैट इनर लाइनिंग इज कॉल्ड एज इंडोमेट्रियम. और ये इंडोमेट्रियम किस चीज से बनी है? दैट इंडोमेट्रियम इज बेसिकली मेड अप ऑफ, ये किस चीज से बनी हुई है? इट इज मेड अप ऑफ द ब्लड टिश्यू. किससे बनी हुई है भाई? ब्लड टिश्यू से. ठीक है, अब ये ब्लड टिश्यू जो है ये एक, इसको हमने क्या कंसीडर किया? इट इज ए टेम्पररी लाइनिंग.
टेम्परेरी लाइनिंग क्यों कंसीडर किया? जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी तो उसका जब मेंस्ट्रुअल फेज आएगा, पहला फेज, तो उस दौरान ये एंडोमेट्रियम क्या हो जाती है, फीमेल बॉडी से शेड ऑफ हो जाती है। ये ब्लड टिश्यू जो होता है वो थ्रू द वजाइना सिक्रीट हो जाता है बाहर, ठीक है। अब इसके ब्रेकडाउन की जरूरत क्या है और इस इंडोमेट्रियम की ही क्या जरूरत है फीमेल बॉडी में? इंडोमेट्रियम जो है ये एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जो कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो जाइगोट जो बनेगा वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होकर इसी में क्या होता है, इंप्लांट होता है, इसी में चिपकता है और इसी में चिपकने की वजह से इसको न्यूट्रिशन वगैरह दे पाती है फीमेल बॉडी, तब इसकी जो है वो डेवलपमेंट होती है और ये एक चाइल्ड में कन्वर्ट हो पाता है। तो इंडोमेट्रियम की रिक्वायरमेंट क्यों है ये बात समझ में आ गई, क्योंकि जरूरी है कि वो एम्ब्रियो जो आने वाला है वो इसी में चिपकेगा, इंप्लांटेशन होगी, तभी वो क्या है आगे सर्वाइव कर पाएगा और उसकी 9 मंथ में क्या हो जाएगी, डेवलपमेंट हो जाएगा और एक प्रोजनी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इंडोमेट्रियम जरूरी है, बट ये एवरी मंथ सेट ऑफ क्यों हो जाती है? बिकॉज ये फीमेल बॉडी में क्या है कि इंटरनली ये जो इंडोमेट्रियम बन रहा है उसकी रिक्वायरमेंट किस लिए, ताकि वो जो फिटस बन रहा है उसको अच्छे से न्यूट्रिशन मिल सके, और अच्छे से न्यूट्रिशन मिल सके तो वो अगर फ्रेश ब्लड होगा तो क्या होगा, न्यूट्रिशन पाने के चांसेस ज्यादा अच्छे हैं। तो दैट्स वाई क्या होता है कि एवरी मंथ ये क्या हो जाती है, ओवम के साथ सिक्रीट हो जाती है। अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है तो ओवम के साथ ये इंडोमेट्रियम भी क्या होती है, बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है और फिर नेक्स्ट मंथ तक क्या हो जाती है, वापस से बन जाती है, क्योंकि नया ओवम फिर आएगा तो फिर फर्टिलाइजेशन के चांसेस है, तो फिर इंप्लांटेशन के चांसेस है। सो दैट्स वाई एवरी मंथ ये बनता है और एवरी मंथ शेड ऑफ होता है। इट्स वेरी नेसेसरी स्ट्रक्चर इंडोमेट्रियम, ठीक है। ये बात हो गई हमारी। अब 45 टू 50 ईयर के बाद ये मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक क्यों जाती है? क्योंकि फीमेल बॉडी में ओवम खत्म हो जाता है। ओवम का एक लिमिटेड अमाउंट है, मैंने आपको oogenesis वाले प्रोसेस में ऑलरेडी समझाया हुआ है कि फीमेल बॉडी जो है वो अपने लाइफ साइकिल में 396 और वी कैन से ऑन एन एवरेज 400 ओवास जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है, 200 फ्रॉम द राइट ओवरी, 200 फ्रॉम द लेफ्ट ओवरी, ठीक है। इस तरीके से प्रोडक्शन है भाई। तो 400 कंडीशन देख लीजिए, 13 साल से 40 45 50 साल तक पूरी तरीके से 400 ओवास जो है वो आसानी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, पर मंथ एक ओवा निकलते रहता है, ठीक है। तो उस बेसिस पे ओवा जब खत्म हो गया तो ओवा खत्म हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, जाइगोट नहीं बनेगा, एम्ब्रियो नहीं होगा, तो इंप्लांटेशन किस बात की? तो इंप्लांटेशन की जरूरत ही नहीं होती, और इंप्लांटेशन की जरूरत नहीं तो इंडोमेट्रियम की भी जरूरत नहीं है। सो दैट्स वाई उसके बाद क्या होता है, इंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन क्या हो जाता है, रुक जाता है। और इंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन रुक गया मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अब क्या होगी, नहीं होगी, क्योंकि ये बनेगा ही नहीं तो रप्चर क्या होगा, क्या टूटेगा और क्या बाहर रिलीज होगा। सो दैट्स वाई मेंस्ट्रुअल साइकिल 45 टू 50 ईयर ओल्ड के बाद नहीं होती। क्यों? क्योंकि ओवम का ही प्रोडक्शन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ओवम प्रोड्यूस नहीं हुआ तो क्या होगा, तब कोई आवश्यकता ही नहीं है इंप्लांटेशन की, इसीलिए इंडोमेट्रियम उसके बाद नहीं बनता है। लेट अस मूव फॉरवर्ड नाउ चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जनरल वे में पहले देख लेते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो किस तरीके से 28 डेज की साइकिल है, फिर उसके बाद हम एनसीईआरटी के बेसिस पे भी आएंगे कि क्या है। पहले थोड़ा सा फ्रेमवर्क क्रिएट करते हैं कि ये है क्या। देखिए फीमेल बॉडी में ये साइकिल मैंने आपको बताई कितने डेज की है, इट इज़ ऑफ 28 डेज। कितने डेज की है, 28 डेज। सेंटर में हम क्या मान सकते हैं, 14। स्टार्टिंग डेट जो है वो हमने यहाँ फर्स्ट डे मान लिया है और ये एंडिंग क्या है, 28, ठीक है। ये कुछ डेट्स हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की होती है, हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं। हमने ये बात भी जानी हुई है कि इसके पहले हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ा था, जिसमें हमने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ा है। इसको हमने क्या बोला था, दैट इज कॉल्ड एज फिम्ब्री। मान लेते हैं दिस इज व्हाट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अब क्या है इसके इंटरनल, देखें क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, हमने देखा हुआ है पहले भी, फिर से देख लेते हैं एक बार, यहां समझना जरूरी है। सो दैट क्या क्या नाम है भाई इनका, सबके नाम कंडीशन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए पहली चीज जो ये स्ट्रक्चर है इसको हमने क्या बोला है, दिस इज व्हाट द फिम्ब्री। क्या बोला था हमने, इसको फिम्ब्री कंसीडर किया है। इसके नीचे यहाँ प्रेजेंट है क्या, हमारी ओवरीज। ये क्या है भाई, ओवल शेप की है, क्या है ये, ओवरी है, ठीक है। ऊपर ये फिम्ब्री से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट है पूरा, इसको हम बोलते हैं क्या, दैट इज कॉल्ड एज फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं इसको, फैलोपियन ट्यूब, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओवी डक्ट, ठीक है। ये फैला हुआ ट्यूब है, ऐसे याद रख सकते हैं, फैलोपियन ट्यूब हो गया। और ओवी डक्ट क्योंकि इसी से ओवा आगे बढ़ने वाला है, और ये डक्ट है, पाइप है जिससे वो आगे बढ़ने वाला है, इसीलिए हमने इसको ओवी डक्ट का नाम दिया है, ठीक है। ये इस साइड भी वही चीज़ है, उतनी ही बराबर है। ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज फंडस। क्या बोलते हैं इसको, हम फंडस बोलते हैं, ठीक है। दिस एंटायर स्ट्रक्चर जो ये खाली स्पेस है इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज यूटेरस। इसी को हम क्या बोलते हैं, यूटेरस, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉम्ब। यूटेरस या हम इसको वॉम्ब का नाम देते हैं। दिस इज हैविंग 3 लाइनिंग्स, 3 लाइनिंग है। देखिए ये सबसे अंदर वाली लाइनिंग हो गई, ये फर्स्ट लाइनिंग हम कंसीडर कर लेते हैं, ये उसके बाहर वाली दूसरी लाइनिंग और उसके बाहर वाली तीसरी लाइनिंग। 3 लाइनिंग होती है यूट्रस की। अब इन तीनों लाइनिंग के नेम्स हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। पहला नेम क्या है भाई, जो सबसे अंदर है इनर लाइनिंग, उसको हमने क्या बोला है, इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम कौन सी लाइनिंग है, इनर लाइनिंग है। और ये इनर लाइनिंग कैसी है, टेम्परेरी, हमने ऑलरेडी देखा है। दूसरी वाली लाइनिंग जो है उसको हम क्या बोलते थे, मायोमेट्रियम। ये किस चीज़ से बनी हुई है, इट इज मेड अप ऑफ मसल, और मसल की स्टडी को मायोलॉजी बोलते हैं, सो दैट इसका नाम आया क्या, मायोमेट्रियम। फिर उसके बाद तीसरा स्ट्रक्चर जो है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम।
ये आउटर है और ये आउटर होने की वजह से प्रोटेक्शन देने का काम करती है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे भाई। अब इंटरनली फिम्बरी के बाद यहाँ पे जो स्पेस क्रिएट हो रहा है, जस्ट सपोज दिस फिंगर्स आर द फिम्बरी, और इसके ऊपर जो स्पेस क्रिएट हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इनफंडिबुलम। क्या बोलते हैं इसको? इनफंडिबुलम। इसको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है मैंने पहले, इनफंडिबुलम। अब क्या है, यहाँ पे जो सबसे चौड़ा पार्ट होता है हमारे फैलोपियन ट्यूब का, दैट इज कॉल्ड एज एम्पुला। इसको हम क्या नाम देते हैं? एम्पुला। और जो सबसे नैरोअर पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इस्थमस। और इन दोनों के बीच में एक स्पेसिफिक चैम्बर पाया जाता है, दोनों साइड पे एक स्पेसिफिक चैम्बर पाया जाता है, और इस चैम्बर को हम क्या नाम देते हैं? दैट चैम्बर इज कॉल्ड एज एम्पुलरिक isthmic junction. That chamber is called as what? The ampullaric isthmic junction. चलिए, एम्पुलरिक इस्थमिक जंक्शन। अब इसके बाद बात आती है भाई, स्ट्रक्चर हमने समझ लिया, अब एग्जैक्टली कहाँ क्या होता है ये समझने की बात करते हैं। देखिए, जब भी ओवम रिलीज होता है फीमेल बॉडी में, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। यहाँ इसको भी डिफाइन कर लेते हैं, व्हाट इज ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन इज नथिंग बट इट इज व्हाट? द releasing of ova from the ovary। ओवरी से जब ओवा रिलीज होता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। और वहीं oogenesis क्या था? द प्रोसेस बाय विच द ओवम इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड इन द ओवरी। ओवरी के अंदर जिस प्रोसेस से ओवम बनता है उसको हमने ओव्यूलेशन oogenesis बोला था, और ओवम निकलने के प्रोसेस को ओव्यूलेशन। वैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था, स्पर्म बनने के प्रोसेस को हमने स्पर्मेटोजेनेसिस बोला था, लेकिन स्पर्म रिलीज होने के प्रोसेस को स्पर्मिएशन बोला था, ठीक है। वैसे यहाँ ओव्यूलेशन है, ठीक है। आगे बात करते हैं। ओव्यूलेशन जो है ओवरी में, जो है ओवरी से बाहर जब ओवम रिलीज होता है ओव्यूलेशन बोलते हैं। और ये ओव्यूलेशन कब होता है? 14th डे क्या हो जाता है? ओव्यूलेशन हो जाता है फीमेल बॉडी में। मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से डे में ओव्यूलेशन होता है? तो मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, कौन से? 14th डे में एग्जैक्टली क्या होता है? मेंस्ट्रुअल हो जाता है। हम इसको कुछ 4 वीक्स में डिवाइड कर लेते हैं। देखिए ऐसे, 1 से 7 दिन, 7 से 14, 14 से 21, 21 से 28, 4 वीक में हमने इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब देखिए क्या है, ओव्यूलेशन जो है जनरली 14th डे को होता है, लेकिन समटाइम इट वेरीज, 2-4 दिन आगे और पीछे भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो हो सकता है 30 डेज की हो, 35 डेज की हो सकता है कि वो 24 डेज की हो, तो 2-4 दिन आगे पीछे जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। आगे देखते हैं, होता क्या है, ओवम यहाँ से रिलीज होता है तो 1 डे इट विल रिमेन इन दैट स्पेस। जो स्पेस वहाँ क्रिएट हो रहा है वहाँ पे ओवम 1 दिन तक पड़ा रहता है, ठीक है। देन आफ्टर इट इज कलेक्टेड बाय द फिम्बरी। किस में कलेक्ट हो गया ये? फिम्बरी में। फिम्बरी में जाके 1 दिन रहता है, फिर उसके बाद उसको फैलोपियन ट्यूब के उस चैम्बर में जहां पे फर्टिलाइजेशन होनी है, क्या नाम दिया इसको हमने? एम्पुलरिक इस्थमिक जंक्शन। इस जंक्शन में पहुंचने में भी इसको कितना दिन लग जाता है? 1 दिन लग जाता है। फर्स्ट डे इन दिस इज दिस स्पेस, सेकंड डे इन दैट फिम्बरी और इनफंडिबुलम, फिर अगले दिन कहां पहुंच जाता है? फैलोपियन ट्यूब के उस स्पेसिफिक चैम्बर एम्पुलरिक इस्थमिक जंक्शन जहां पे फर्टिलाइजेशन होती है। हियर द स्पर्म सेल विल वेट फॉर 2 डेज फॉर द स्पर्म सेल। ओवम क्या है? ओवम वेट करेगा कितने दिन तक? 2 डेज तक। किसका? स्पर्म सेल का। इफ स्पर्म सेल विल कम देन इट विल फर्टिलाइज, अदरवाइज इट विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन तो पढ़नी नहीं है हमको, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो उसमें भी 20 घंटे का समय लगता है ह्यूमन में, 1 डे वी कैन कंसीडर, ठीक है। बट यहां देखें तो अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, 2 दिन तक वेट किया, अगले दिन ये यहां से मूव कर गया, अगले दिन यहां से मूव कर गया। देखिए कौन सा डे हुआ? दिस विल बी 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21st डे क्या करेगा? पूरी तरीके से उस स्पेस को छोड़ करके इस स्थमस से भी आगे बढ़ जाएगा। हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि इसके बाद जब ये स्थमस से आगे बढ़ता है, फैलोपियन ट्यूब से आगे, तो इसको सेंटर ऑफ यूट्रस तक पहुंचने में 7 दिन लगते हैं, तो 7 डेज लगेंगे। तो 21 के बाद 7 डेज आएगा, तो कौन सा डे आ जाएगा भाई? 28th डे कहां पहुंच जाएगा? सेंटर ऑफ यूट्रस पे पहुंच जाएगा। फिर से देखें, 15th डे कहां? इस स्पेस में, 16th डे कहां? इस फिम्बरी के अंदर, 17th डे कहां? एम्पुलरिक इस्थमिक जंक्शन में पहुंच गया, ठीक है। फिर उसके बाद 18th डे कहां? एम्पुलरिक इस्थमिक जंक्शन में वेट कर रहा है, 19th डे कहां? एम्पुलरिक इस्थमिक जंक्शन में वेट कर रहा है। फिर 20 जो डेट आएगी उसमें वो आगे बढ़ जाएगा, और 21 में ये स्थमस को भी छोड़ के आगे बढ़ जाता है, और 7 दिन में पहुंच जाता है कहां पहुंच जाएगा? सेंटर ऑफ यूट्रस। अब सेंटर ऑफ यूट्रस में पहुंचने के बाद ही एग्जैक्टली इंप्लांटेशन होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जब तक फर्टिलाइजेशन अगर होती है तो सेंटर ऑफ यूट्रस से पहुंचने में 7 दिन लगता है, और 7 दिन के बाद इंप्लांटेशन हो जाती है। बट अभी यहां तो फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, जाइगोट बना नहीं, एम्ब्रियो बना नहीं, तो होना क्या है? इंप्लांटेशन तो होगा नहीं। तो 28th डे ही पता चल जाता है इंडोमेट्रियम को कि कोई इंप्लांटेशन नहीं होने वाली। और अगर इंप्लांटेशन नहीं होने वाली है तो आगे की कहानी होगी। अब क्या होना होगा कि इंप्लांटेशन तो होनी नहीं है, तो इंडोमेट्रियम को अब शट ऑफ करना स्टार्ट कर देंगे। तो इंडोमेट्रियम की लाइनिंग यहां से क्या होने लगती है? रप्चर होना स्टार्ट हो जाती है। ये क्या हो जाती है? रप्चर होना स्टार्ट हो जाती है, ये फटना स्टार्ट हो जाती है, ये रप्चर होना स्टार्ट होगी। अब ये रप्चर होना जब स्टार्ट हो गई तो धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा? इसको हम वापस से फर्स्ट डे कंसीडर करेंगे, जब यहां से क्या होगा भाई? यहां से रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा ये क्या? जो इंडोमेट्रियम की लाइनिंग है विद द यूटेराइन टिश्यू,
और द ओवम, उसके साथ जब ये रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा, इसी को हम फर्स्ट फेज मेंस्ट्रुअल फेज अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो इट लास्ट फॉर 3 to 5 डेज इन द फीमेल बॉडी, इन सम फीमेल इट कैन लास्ट फॉर 7 डेज ऑल्सो, बट एक एवरेज वैल्यू जो है वो क्या है 3 to 5 डेज। 3 to 5 डेज तक क्या होता है, ये पहला फेज चलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज। क्या बोलते हैं इसको हम, मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें ये जो यूटेराइन टिश्यू है वो एज अ ब्लड जो है वो फीमेल बॉडी से रिलीज आउट होता है, दैट्स कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, इसके बाद हम बात करें आगे क्या होता है भाई। इसके बाद अंदर ही अंदर इंडोमेट्रियम जब ये रप्चर हो गई तो ये इंडोमेट्रियम वापस से बनना स्टार्ट हो जाती है। तो जब ये रप्चर हो गई है, इसके बाद नेक्स्ट मंथ तक ये क्या होगी भाई, ये 28th 27th डे तक ये क्या होती रहती है, बनती रहती है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि ये बन रही है, कैसे बन रही है, ये इसकी थिकनिंग क्या होती रहती है, वापस से जनरेट होती रहती है। मेंस्ट्रुअल फेज में हुआ क्या, यहां पे इंडोमेट्रियम जो हो गई वो क्या हो गई, शेड ऑफ हो गई। इंडोमेट्रियम क्या हो गई, शेड ऑफ हो गई, पूरी तरीके से रिलीज हो गई है। अभी हम अलग अलग करके फेजेस को पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमने देखा है कहां क्या हो रहा है। अब 7th डे से 28th डे तक क्या होगी, इंडोमेट्रियम रीजनरेट होगी। इंडोमेट्रियम क्या होगी, रीजनरेट होगी, उसकी थिकनिंग बढ़ती जाएगी, थोड़ा थोड़ा मोटा होता जाएगा वो, जैसे जैसे डेट्स जो होंगे वो आगे बढ़ेंगे। ये तो हो रहा है कहां, इंडोमेट्रियम में। ये पूरा हमने देखा 28 डेज में इंडोमेट्रियम या फिर यूट्रस में क्या हो रहा है। बट कहानी अलग चल रही है इस ओवरी के अंदर भी। ओवरी में ओव्यूलेशन हो गया, ओवम का प्रोडक्शन हो चुका है। ओवरी के अंदर ओवम कैसे प्रोड्यूस होता है, देखिए ये प्रेजेंट है क्या भाई, ये है हमारी फॉलिकल्स। ठीक है, ये हमारा सेकेंडरी फॉलिकल है। सेकेंडरी फॉलिकल जो होगा वो साइज में क्या होगा, अब इंक्रीज होगा। इंक्रीज होकर के फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, टर्सरी फॉलिकल में। टर्सरी फॉलिकल पे कितनी लेयर्स होगी, वी ऑल नो दैट कि कितनी लेयर होने वाली है, 3 लेयर रहने वाली है। ये पूरा कवर्ड रहेगी, हम अभी इतना ही बना रहे हैं। ठीक है, ये 3 लेयर से कवर्ड हो जाएगी, और ये 3 लेयर की कवर्ड हो जाती है, इसको ही हम नाम क्या देते हैं, नाउ इट इज कॉल्ड एज ग्राफियन फॉलिकल। हम इसको नाम क्या दे रहे थे, ग्राफियन फॉलिकल। इट इज कॉल्ड एज ग्राफियन फॉलिकल, और ये एक मैच्योर फॉलिकल है। ठीक है, इसी के अंदर क्या प्रेजेंट है, यही हमारा क्या है, सेकेंडरी oocyte है। ये क्या है, सेकेंडरी oocyte। और सेकेंडरी oocyte जब रप्चर होता है तो उसके बाद रिलीज हो जाता है क्या, ओवम। यहां से क्या हो जाएगा, ओवम जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ओवम रिलीज होने के ही प्रोसेस को हम क्या बोल रहे थे, ओव्यूलेशन। अब जो ये ग्रेनुलोसा सेल की लेयर है, जो ग्राफियन फॉलिकल है, ये आगे बढ़ेगा क्योंकि ओवम तो उससे रिलीज हो गया। अब ये जो लेयर है ग्रेनुलोसा सेल की, ये क्या होती है, ये धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, सीज होना स्टार्ट हो जाती है। इसको क्या बनना है, यही ग्रेनुलोसा सेल की लेयर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, एक स्ट्रक्चर में जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या नाम देते हैं इसको हम, कॉर्पस ल्यूटियम का नाम देते हैं। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये क्या सिक्रीट करता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम आगे चल के सिक्रीट करने वाला है क्या, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीटिंग प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन कौन सिक्रीट करता है, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम करता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है भाई, ये ग्रेनुलोसा सेल की जो लेयर्स थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेयर बन के जो ग्राफियन फॉलिकल बना था, तो जब सेकेंडरी oocyte उसमें से रिलीज करता है ओवम को, तो फिर उसके बाद ये जो लेयर्स बची है ना, ये रप्चर्ड जो लेयर है, उसी को हम कॉर्पस ल्यूटियम बोल रहे हैं, और वही क्या बनाना स्टार्ट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करेगा। तो सिंपल सी बात है कि ओव्यूलेशन के बाद हमको प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई दिखने वाला है फीमेल बॉडी में। ठीक है, ये यूट्रस के अंदर नीचे वाला हमने देखा कि इंडोमेट्रियम की लाइनिंग क्या हो रही है। ऊपर हम देख रहे हैं कि ओवरी के अंदर क्या चल रहा है। ओवरी के अंदर ये सेकेंडरी फॉलिकल ने साइज इंक्रीज की, फिर उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल में आ गया, फिर उसके बाद उसने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया ओवम रिलीज कर दिया। तो जो ग्राफियन फॉलिकल जो रप्चर्ड पार्ट है उसको हमने नाम दिया क्या, कॉर्पस ल्यूटियम, और ये प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन कर देगी। अगर आगे चल के इंप्लांटेशन होती है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम परसिस्ट करती है, मतलब अगर प्रेगनेंसी होनी है तो ये परसिस्ट करेगी और 9 मंथ तक रहेगी, और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट कराते कराते क्या करेगी, प्रेगनेंसी को होल्ड करा के रखेगी। अदरवाइज क्या होगा, अगर यहां इंप्लांटेशन नहीं हुई है तो ये आगे चल के ये क्या हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है। क्या हो जाने वाला है, ये डीजेनरेट हो जाने वाला है कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये साइकिल जो ऊपर वाली है ये कहां चल रही है, ये चल रही है ओवरी में, तो इसको हम ओवेरियन साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल सकते हैं। और नीचे ये जो हमने लिखा है ये कहां चल रहा है, दैट हैपेंस इन द यूट्रस, इंडोमेट्रियम में ये कहानी चल रही है। ठीक है, अब 2 तरीके के हार्मोन के बारे में भी आपको बताया हुआ है आपके एनसीईआरटी ने। अब एनसीईआरटी डायग्राम अगर कंसीडर करके चले, ठीक है, तो हमने देखा है, जैसे यहां हम देख सकते हैं क्या क्या चीजें हैं। देखिए हमको दिख रहा है, सबसे नीचे दिख रही है क्या, इंडोमेट्रियम की लाइनिंग दिखाई दे रही है। अब इंडोमेट्रियम की लाइनिंग देखेंगे तो शुरू में आपको दिखाई दे रहा है क्या, कि बहुत ज्यादा है, हाई पे है, फिर वो सीप आउट हो रही है, धीरे धीरे सेड ऑफ हो गई, तो क्या हो गई, उसकी लाइनिंग धीरे धीरे छोटी हो गई। फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे बनना स्टार्ट हुई इंडोमेट्रियम की लाइनिंग, तो धीरे धीरे देखेंगे थिकनिंग बढ़ती जा रही है और वो ऊपर की तरफ मूव होता जा रहा है। ठीक है, दूसरा जो हमने देखा है वहां पे लिखा हुआ है क्या, हार्मोन के बारे में बताया। अब ये हार्मोन कौन से, ये हार्मोन सिक्रीट कहां हो रहा है भाई, ये ओवरी के अंदर। जैसे हमने देखा क्या, यहां पे हम देखने वाले हैं किसके बारे में, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन के बारे में। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन देखिए, पहले ओव्यूलेशन के पहले तक प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन कम है, बट ओव्यूलेशन के बाद बहुत तेजी से प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन हुआ है, हाई ऊपर तक दिखाई दे रहा है आपको प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ईस्ट्रोजन लगभग नॉमिनल चल रहा है, जब सेंटर में आते हैं तो थोड़ा सा इंक्रीज होता है। और उसके बाद उसके ऊपर देखेंगे आप तो कहां की साइकिल है भाई, ओवेरियन साइकिल दी हुई है कि ओवरी के अंदर क्या क्या चल रहा है। तो यही सारे स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं,
ओवरी के अंदर, ठीक है। फिर उसके ऊपर दिखाई देगा आपको क्या है, एफएसएच और एलएच की पिट्यूटरी के द्वारा जो हार्मोन सिक्रीट किए जा रहे हैं वो कब है। देखिए ओव्यूलेशन जब होता है तो एलएच हार्मोन क्या होता है, पीक पे होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। एलएच हार्मोन क्या होगा, बहुत ज्यादा होता है, तभी ओवम रिलीज हो पाता है। बिना एलएच हार्मोन ज्यादा हुए ये ओवम जो है वो रिलीज नहीं हो सकता, इसीलिए सेंटर में देखेंगे तो एलएच हार्मोन जो है वो बहुत ज्यादा है। इवन एफएसएच भी उसी समय ज्यादा देखा जा रहा है, क्योंकि उसी समय ग्रेफियन फॉलिकल जो है वो बन रहा है ना, तो जहां ग्रेफियन फॉलिकल बनेगा वहां पे एफएसएच क्या है, ज्यादा अमाउंट में दिखाई देगा आपको। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम ही है इसीलिए उसका। फिर उसके बाद धीरे धीरे एफएसएच कम हो जाता है। वहीं हम बात करें इसकी एलएच की, तो एलएच भी सबसे पीक पे क्या होगा, सेंटर ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल जस्ट बिफोर द ओव्यूलेशन, या ओव्यूलेशन के समय पे क्या होता है, ये पीक पे होता है, और उसके बाद ओवम जो है रप्चर होकर ग्रेफियन फॉलिकल को रप्चर करा के बाहर की तरफ रिलीज हो जाता है। और यही जो इंक्रीज ऑफ एलएच है, इसी को हम बोलते हैं एलएच सर्ज। क्या बोलते हैं हम इसी को, एलएच सर्ज। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया एलएच सर्ज क्या है। जब ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है, एलएच हार्मोन अपने पीक पे होता है, ताकि पीक मतलब हाईएस्ट स्टेज पे होता है, ताकि ओवम जो है वो रिलीज हो सके, इसी को हम क्या बोलते हैं, एलएच सर्ज बोलते हैं। अब ये तो एनसीईआरटी डायग्राम हमने समझ लिया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या था। अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं अपने तरीके से और कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में फेजेस कौन कौन से हैं। अब एक एक करके फेजेस को अलग अलग करके बांट के अब हम देखने वाले हैं, ठीक है। लेट अस मूव फॉरवर्ड नाउ, बट थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा यहाँ पे फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए क्या है, फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। हमने फेजेस जो पढ़े वो टोटल कितने फेजेस हैं, 4 फेजेस हैं। पहला फेज जो है उसको हमने नाम दिया है मेंस्ट्रुअल फेज। सेकेंड फेज जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज फॉलिकुलर फेज, फॉलिक्यूलर फेज, एंड दैट फॉलिकुलर फेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोलिफरेटिव फेज। क्या इसको और हम बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज का नाम देने वाले हैं। तीसरा जो फेज पढ़ेंगे हम दैट इज कॉल्ड एज ओव्यूलेटरी फेज, सबके बारे में भी डिटेलिंग करेंगे हम, ठीक है। और चौथा जो लास्ट फेज पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड एज सिक्रीटरी फेज, या इसी को हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज। क्या नाम देते हैं हम, ल्यूटियल फेज का नाम देते हैं। सो देयर आर टोटल 4 फेजेस। कौन कौन से, ओव्यूलेटरी फेज, प्रोलिफरेटिव या फॉलिकुलर फेज, मेंस्ट्रुअल फेज और सिक्रीटरी या ल्यूटियल फेज। 4 फेजेस हैं। अब इन 4 फेजेस को एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जस्ट सपोज दिस इज, वी आर कंसिडरिंग अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, हम मान लेते हैं यही है, ठीक है। 28 डेज का हम बना लेते हैं इसको पहले। देखिए क्या है, दिस वी आर कंसिडरिंग द फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th, 10th, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। ये 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है। हम इसको बांटना स्टार्ट करते हैं पूरी तरीके से फेजेस के हिसाब से। सो बेसिकली जो पहले 5 डेज ये हैं हमारे, इसमें क्या होती है, जो मेंस्ट्रुअल फ्लो चलता है, इसी में क्या चलता है भाई, इसी में क्या होता है, इंडोमेट्रियम जो होती है वो क्या हो जाती है, डी जनरेट हो जाती है, पूरी तरीके से रप्चर हो जाती है। फिर इसके बाद जो पर्टिकुलर फेज आएगा उसमें क्या होगी भाई, यहां पे क्या होगा, वापस से इंडोमेट्रियम जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। इंडोमेट्रियम क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं एग्जैक्टली क्या होता है, फर्स्ट वाला जो है वो मेंस्ट्रुअल फेज होगा, सिंपल सी बात है। आगे की तरफ एक और बना लेते हैं हम ऐसा स्फीयर। देखिए क्या है, अब यहां से अगर हम कंसीडर करें तो ये जो स्ट्रक्चर है जहां पे हम ये देख रहे हैं, ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट, ये कौन सा है भाई, यहीं पे जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो रिलीज होने वाला है। इसका मतलब ये हमारा पहला फेज हो गया, कौन सा, मेंस्ट्रुअल फेज हो गया, ठीक है। हम यहीं से अगर हम दूसरा फेज कंसीडर करना स्टार्ट करें तो दूसरा फेज जो है हमारा फॉलिकुलर फेज है, जिसमें इंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो होगी वो रीजनरेट होना स्टार्ट होगी। ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा फॉलिकुलर फेज है। जब ये डीजनरेट होना स्टार्ट होती है, रप्चर हो जाते हैं, फिर उसके बाद ही तुरंत से क्या हो जाता है, फॉलिकल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। इसको हमने फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज कंसीडर किया हुआ है। इसके बाद ये वाला जो फेज है, यहाँ से 12 से वी कैन कंसीडर अप टू द 17-18 तक हम ले जाते हैं, ठीक है। दिस वी कैन कंसीडर द ओव्यूलेटरी फेज, क्योंकि ओव्यूलेशन जो है वो 14th डे तो एक्जैक्टली होता है, बट इट कैन वेरी, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो ये वाला फेज जो है वो ओव्यूलेटरी फेज है, ठीक है। तो ये कहाँ हो रहा है भाई, ये तीसरा हो गया हमारा ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। इसके बाद हमारा जो है यहाँ से मान लेते हैं 14th डे अगर ओव्यूलेशन हुआ है तो 15th डे से ही क्या स्टार्ट हो जाएगा हमारा सिक्रीटरी फेज, जहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होगा, इसीलिए इसको हमने नाम दिया क्या, सिक्रीटरी फेज बोला हुआ है। तो ये पूरी जो है हमारी साइकिल है। देखिए क्या है, अब इस 12 से अगर हम कंसीडर करें
ये 12 से अगर कंसीडर करें तो यहाँ से लेकर के 18th डे तक हमने माना है इसी के बीच में ओव्यूलेशन होगा। तो यहाँ क्या होगा, ओव्यूलेशन मोस्टली अकर्स ऑन 14th डे। जनरली इसमें से कौन से डे को होगा, 14th डे होगा। किसकी वजह से होगा, ड्यू टू द LH सर्ज। हमने देखा ना कि LH जब पीक पे होगा तभी ये ओव्यूलेशन होने वाला है। इसके बाद लास्ट में क्या होगा भाई, यहाँ पे इंडोमेट्रियम की लाइनिंग लगातार क्या होती रहेगी, थिकनिंग होती रहेगी। इंडोमेट्रियम कंटिन्यूज टू ग्रो और रीजनरेट, अपने आप को बढ़ाता रहता है। यही सब सारी चीजें होने वाली है। देखिए पहली चीज आ गई क्या कि मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, द इंडोमेट्रियम shed off and releases as blood discharge ये रिलीज होता है with the ovum and uterine tissue। और ये लास्ट कितने दिन तक करता है, we all are knowing that this lasts for 3 to 5 डेज, ऑलरेडी हमने कंसीडर किया हुआ है। इसके बाद हमारा आता है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या है, ओवरी के अंदर फॉलिकल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फॉलिकल्स का फॉर्मेशन कहां स्टार्ट हो जाएगा, ओवरी के अंदर। देखिए यहाँ पे फॉलिकल बनना स्टार्ट हो गए। ठीक है, और उधर इंडोमेट्रियम का रीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है कहां, यूट्रस के अंदर। तो फॉलिकुलर फेज में यही हो रहा है, क्या हो रहा है, फॉलिकल स्टार्ट टू डेवलप, और जो सेकेंडरी फॉलिकल था वो एग्जैक्टली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्राफियन फॉलिकल में यहाँ पे। ठीक है, ये प्रोसेस यहाँ चलने वाली है। और यहाँ पे इंडोमेट्रियम जो होगा वो वापस से क्या होगा, रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज हैपनिंग। और इंडोमेट्रियम की रीजनरेशन क्यों होगी, वही LH FSH और ईस्ट्रोजन जो है वो अवेलेबल है वहां पे, जिसकी वजह से इंडोमेट्रियम वापस से ग्रो करना स्टार्ट कर जाएगा। इसके बाद आता है हमारा ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज में क्या होगा, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि यहां आता है क्या, LH सर्ज। जिस LH सर्ज में क्या होगा, LH हार्मोन जो होगा वो अपने पीक पे होगा, हाईएस्ट कंसेंट्रेशन पे होगा, जिसकी वजह से ये ग्राफियन फॉलिकल जो है वो क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है। ग्राफियन फॉलिकल पूरी तरीके से फट जाता है और ये रिलीज कर देता है किसको, ओवम को। और ओवम रिलीज होने के ही प्रोसेस को हमने क्या बोला था, ओव्यूलेशन बोला था। तो ये फेज कौन सा, ओव्यूलेटरी फेज, बेसिकली 14th डे को कंसीडर करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक चीज देखें, ओव्यूलेटरी फेज ही वो फेज है जहां पे फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस है फीमेल बॉडी में। ठीक है, अगर हमने कंसीडर किया है ये हमारी रिप्रोडक्टिव साइकिल है फीमेल बॉडी की, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 1, 7, 14, 21, 28, तो बेसिकली हमने माना कि अगर बहुत जल्दी अगर ओवम प्रोड्यूस हो जाता है तो 10th डे तक आ जाएगा, और बहुत लेट होता है तो 18, 19th डे तक हम मान लेते हैं कि वो जो है वो वहां पे अवेलेबल होगा एम्पोलरिक स्टमक जंक्शन में। तो यही वो स्पेसिफिक कंडीशन है जबकि ओवम जो है वो एम्पोलरिक स्टमक जंक्शन में प्रेजेंट हो सकता है जहां फर्टिलाइजेशन होनी है। अदरवाइज इसके पहले ओवम कभी भी पॉसिबल नहीं है कि वहां पे प्रेजेंट हो, ना ही इसके बाद पॉसिबल है कि ओवम वहां पे प्रेजेंट हो। और ओवम अगर एम्पोलरिक स्टमक जंक्शन में नहीं है तो फर्टिलाइजेशन बिल्कुल नहीं होगी, कोई चांस नहीं बनता कि फर्टिलाइजेशन हो, क्योंकि वहीं पे होना है, सिर्फ एम्पोलरिक स्टमक जंक्शन फर्टिलाइजेशन होना है। तो कौन सा जो सेफेस्ट फेज है फॉर द प्रेगनेंसी होने के लिए कौन सा है, 10 to 19 डेज तक अगर बीच में इसके क्वाइटस होता है और फर्टिलाइजेशन तब होने के चांसेस ज्यादा है। बिफोर दैट तो ओवम है नहीं, और आफ्टर दैट वो क्या है, पूरी तरीके से जो है वो छोड़ करके आगे बढ़ चुका है एम्पोलरिक स्टमक जंक्शन को। तो इसी को हम नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड कंसीडर करते हैं। नेचुरल मेथड क्या हो जाता है इसमें भाई, कि अपने आप क्या हो जाता है भाई, यहाँ पे इस कंडीशन में जब 19 से 28 तक या फिर 1 से 10 डेज तक अगर किसी तरीके से फीमेल क्वाइटस करती है, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाती है, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी द फर्टिलाइजेशन, वहां फर्टिलाइजेशन नहीं होगी और शी विल नॉट गोइंग टू बी प्रेग्नेंट। बट द सेफ पीरियड फॉर द प्रेगनेंसी इज व्हाट, 10 to 19 डेज। ये हो गया। अब आगे देखें सेक्रेटरी फेज और ल्यूटियल फेज क्या है। वो फेज जिसमें क्या हो रहा है, जो ये ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल जो है ये क्या हो गया है, रप्चर हुआ है, और रप्चर होकर के क्या बना है, ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होकर के अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर लिया इसने, कॉर्पस ल्यूटियम। किसमें कन्वर्ट किया है, कॉर्पस ल्यूटियम। इसीलिए देखिए नाम क्या दिया गया, ल्यूटियल फेज बोला गया, क्योंकि यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है। और ये कॉर्पस ल्यूटियम विल लीड टू व्हाट, ये क्या करने वाला है, इट विल सिक्रीट व्हाट, इट विल सिक्रीट द प्रोजेस्टेरॉन। इट विल सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन। क्या सिक्रीट करेगा ये, इट विल सिक्रीट द प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन हो रहा है, इसीलिए हमने क्या बोला, सिक्रीशन हो रहा है तो क्या बोला है, सिक्रीटरी फेज। और कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है, इसीलिए क्या बोला है, ल्यूटियल फेज। इसको ओव्यूलेटरी फेज क्यों बोला है, क्योंकि ओवम बना है, ओव्यूलेशन हुआ, इसीलिए ओव्यूलेटरी फेज। यहां फॉलिकल्स देखिए बन रहे हैं, इसीलिए हमने फॉलिकुलर फेज बोला है। प्रोलिफरेटिव क्यों बोला है, क्योंकि एक्टिव हो गया कौन, इंडोमेट्रियम वापस से जनरेट होना, इसीलिए हमने प्रोलिफरेटिव बोला है। इसको मेंस्ट्रुअल फेज क्यों बोला है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज यही हो रहा है। क्या क्या डिस्चार्ज हो रहा है इसमें, एज अ ब्लड रिलीज हो रहा है ओवम और यूटेराइन टिश्यू। ठीक है, तो इंडोमेट्रियम यहाँ पे डिजनरेट हो जाती है। ये साइकिल भी होप्स आपको समझ में आई होगी। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो है वो यहाँ से मैंने आपको रिलेट कर दिया। फॉलिकुलर फेज यहाँ तो 3 से 5 दिन यहाँ दिखा दिया। फॉलिकुलर फेज जो होता है वो 10 से 14 दिन का होता है।
10 से 14 दिन में जो है वो अंदर फॉलिकल्स जो है वो बन जाते हैं। देखिए यहाँ 14 दिन का मैंने बनाया हुआ है, हाफ टाइम तक, ठीक है, 1 से 14 तक, ठीक है। फिर उसके बाद ओव्यूलेटरी फेज जो होता है वो बेसिकली 48 घंटे का ही होता है, उसी के अंदर ये रिलीज हो जाना सब कुछ होता है, लेकिन ये वेरी कर सकता है, कोई डेट्स आगे पीछे हो सकती है, सो दैट हमने इतना लंबा यहाँ पे कंसीडर कर लिया। बाकी सिक्रीटरी फेज जो बचा हुआ टाइम है वो क्या है, सिक्रीटरी फेज है, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन होता है। बट जनरली सिक्रीटरी फेज का वो पर्टिकुलर पॉइंट जो अगर हम एक डे कंसीडर करें तो वो डे हो सकता है जब कॉर्पस ल्यूटियम का जनरेशन हो रहा है, जब वो फट करके फिर उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हुआ है, उसको हम सिक्रीटरी फेज कंसीडर कर सकते हैं। और उसके आगे तो जनरेट होने ही वाला है, प्रोजेस्टेरॉन आएगा तो सिक्रीशन होता ही रहेगा। सो दिस इज व्हाट द कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्कस कर लिया है। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रेगनेंसी के बाद फिर उसके बाद हम पार्चुरेशन पढ़ेंगे, पार्चुरेशन के बाद हम लैक्टेशन पढ़ लेंगे, देन आफ्टर द चैप्टर विल बी फिनिश्ड। क्या क्या बचा हुआ है हम एक बार फिर से बता दें। हमने पढ़ लिया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन आफ्टर हमने गैमेटोजेनेसिस देखा, गैमेटोजेनेसिस में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस फिर oogenesis देखा, फिर स्ट्रक्चर ऑफ गैमेट देखा है, स्पर्म ओवम देख लिया, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसके फेजेस, इसका जो प्रोसीजर है पूरा हमने देख लिया। फिर उसके बाद सेकंड केस आ गया, अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर पढ़ना है। फर्टिलाइजेशन के बाद हम क्या पढ़ेंगे, देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन के बाद प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद क्या पढ़ेंगे हम, पार्चुरेशन, ठीक है, कैसे वो डिलीवर आउट होता है उसको पार्चुरेशन, फिर उसके बाद पार्चुरेशन के बाद उसको लैक्टेशन कैसे कराते हैं, मिल्क फीडिंग कैसे कराते हैं। दिस इज व्हाट द एंटायर चैप्टर ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कम अप विद द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। टिल देन हैव अ नाइस डे हेड, अच्छे से पढ़िए, तैयारी करिए। थैंक यू सो मच। माय नेम इज शुभम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।